हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज फिलिप्स कर्व हम लोग देखेंगे, जो कि A.W. फिलिप्स ने दिया था 1958 में। उन्होंने एक लीनियर इक्वेशन दिया था। ये जो W है वो वेज और U जो है अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में, कि इन दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है कि वेज रेट जितना ज़्यादा होगा, अनएम्प्लॉयमेंट उतना ही कम होगा। उसके बाद इस ग्राफ को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे इन्फ्लेशन रेट है और यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। तो यहाँ देखिए, जैसे ही हम लोग का अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा था तो वहाँ पे इन्फ्लेशन कम था, और इन्फ्लेशन जैसे ही बढ़ के पाई 2 हो गया, वैसे ही यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट भी घट के U2 हो गया। यही हम लोग का इन्वर्स रिलेशनशिप यहाँ भी मेनली बताता है कि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप है। और यहाँ पे प्राइस और वेज दोनों तो रिजिडिटी पाया जाता है उन दोनों के बीच में, इसीलिए प्राइस और वेज दोनों ही स्टेबल रिलेशनशिप होता है। 1960 1970 तक ये रूल चला, लेकिन उसके बाद 1970 से 1980 के बीच में ऑयल क्राइसिस के रीज़न से स्टैगफ्लेशन आ गया। मतलब कि इन्फ्लेशन ही बहुत हाई रेट से बढ़ रहा था, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हाई रेट से बढ़ रहा था। तो ये वाला थ्योरी फिर काम नहीं किया। उसके बाद कॉन्सेप्ट आता है नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड NRU, जिसका कॉन्सेप्ट मिल्टन फ्रीडमैन और एडमंड फेल्प ने दिया था। इसका देख सकते हैं, लेबर मार्केट में जिस रेट पर अनएम्प्लॉयमेंट है उसी के इक्वल टू आपका जॉब्स अवेलेबल है। और ये जो वर्कर्स होंगे नॉट एम्प्लॉयड होंगे, किसके लिए? सिर्फ फ्रिक्शनल, जो कि एक जॉब करके दूसरे जॉब में चल जाते हैं, फ्रैक्शनल आ जाता है जॉब में। और स्ट्रक्चरल मतलब कि आपका जैसा उनका स्किल है उसके अकॉर्डिंग उनको जॉब नहीं मिल रही है। ठीक है, इस रीज़न से ही सिर्फ वो अनएम्प्लॉयमेंट है। इस डेफिनेशन को आप पढ़ भी सकते हो और चाहे तो नोट कर लीजिए, बहुत इजी है ये। फिर फ्रीडमैन्स की फिलिप कर्व आती है। उन्होंने इसको एक्सपेंड किया था विथ कॉन्सेप्ट ऑफ अडेप्टिव एक्सपेक्टेशंस और रैशनल एक्सपेक्टेशंस। पहले हम लोग एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन को देखते हैं। एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन का मतलब होता है कि पीपल पहले से जानते हैं कि आगे इन फ्यूचर क्या होने वाला है, पहले से वो फॉरकास्ट कर लेते हैं। तो इस थ्योरी से यहाँ देखते हैं, यहाँ पे नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, यहाँ पे इन्फ्लेशन है। पहले लोगों को पता था कि वो 5% का इंटरेस्ट होगा। यहाँ पे शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व जो है वो 5% के इन्फ्लेशन रेट पे था। ठीक है, तब अनएम्प्लॉयमेंट नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट में था। ठीक है, फिर अचानक से इकोनॉमी में क्या होता है कि एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी आती है, मनी सप्लाई बढ़ जाती है, डिमांड बढ़ जाती है, प्राइस बढ़ जाता है। तो इससे क्या होता है, ये जो इन्फ्लेशन है वो 7% से इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, जैसे ये इंक्रीज़ होता है तो लोग को का जो अब जब इन्फ्लेशन बढ़ गया है, प्रोड्यूसर के प्रोडक्ट्स के प्राइस भी इंक्रीज़ हो गए हैं। प्राइस इंक्रीज़ होंगे, प्रोड्यूसर का प्रॉफिट इंक्रीज़ होगा। तो प्रॉफिट्स के इंक्रीज़ करने के लिए वो आउटपुट और बढ़ाएगा। उसके बाद जो फ्रिक्शनली और स्ट्रक्चरली अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनको जॉब पे रख लेगा वो। मतलब कि सीधा सीधी बात है, 7% के इंटरेस्ट इन्फ्लेशन रेट पे अनएम्प्लॉयमेंट घट गया, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल गया। अब इकोनॉमी A1 पे आ गई है। लेकिन यहाँ क्या सिचुएशन होगी, इन्फ्लेशन रेट तो बढ़ चुका है, लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट भी कम हो चुका है, लोगों को जॉब मिल गई है। प्रॉब्लम यहाँ क्या हुई, प्राइस तो बढ़ गए लेकिन लोगों की वेजेस तो उतनी रह गई, वेजेस तो नहीं बढ़ी ना। अब यहाँ पे जब प्राइस इंक्रीज होगा तो जब उन लोग का मॉनेटरी वेज तो वही का वही है, जब प्राइस इंक्रीज होता है तो रियल वेज जो है उसका घट जाएगा, रियल वेज उसका घट जाएगा, मतलब उसकी परचेजिंग पावर जो खरीदने की थी वो घट जाएगी। तो क्या करेंगे लेबर, वो अब वो जो उसके प्रोड्यूसर है उनको बोलेंगे कि अब मेरे वेजेस को इंक्रीज कीजिए, क्योंकि उनके वेजेस जो सेट थे वो 5% पे से सेट थे। अब इन्फ्लेशन रेट 7% हो गया है तो उनकी रियल वेज जो है कम हो गई है। तो लेबर यूनियन की वजह से प्रोड्यूसर क्या करेंगे, उनके वेजेस को बढ़ा देंगे। और जब वेजेस बढ़ेगी तो प्रोड्यूसर का कॉस्ट बढ़ जाएगा, प्रोड्यूसर का कॉस्ट बढ़ेगा तो फिर से ये इस बी पॉइंट पे आ जाएगा, A1 B1 पॉइंट पे आ जाएगा, सॉरी B0 पॉइंट पे आ जाएगा, जो कि नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है। फिर से वही चीज़ होगा, जब पहले लोग उनका वेज 7% पे सेट किया हुआ है इन्फ्लेशन वेजेस भी। ठीक है, अब इन्फ्लेशन रेट बढ़ गया, अब इन्फ्लेशन रेट बढ़ गया यहाँ पे तो लोग फिर से डिमांड करेंगे मेरा जो वेजेस है उसको बढ़ा दीजिए, क्योंकि उनका रियल वेज फिर से कम हो जाएगा, फिर से वो B1 पे चल जाएंगे, फिर से
जब वेज बढ़ा देगा तो प्रोड्यूसर का कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगा, प्रोड्यूसर का कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगा तो फिर वो लोगों को बाहर निकालने का C1 पे आ जाएगा। ठीक है, इससे हम लोग का यहाँ पे शॉर्ट रन PC1, शॉर्ट रन PC2, शॉर्ट रन PC3 बनता है। उसके बाद यहाँ पे A0, B0 और C0 का लाइन हम लोग सीधा ड्रॉ करते हैं तो हम लोग को लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व मिलता है जो कि एकदम सीधा है, जिसको हम रैशनल एक्सपेक्टेशन में देखते हैं। नेचुरल रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम लोग नॉन एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मतलब NAIRU भी बोलते हैं। मतलब है कि इन्फ्लेशन उस रेट से एक्सलेट नहीं करता, नहीं बढ़ता जिस रेट से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगता है। एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन के बाद रैशनल एक्सपेक्टेशंस आता है, जिसका जो रैशनल एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस दिया था JF मूथ ने 1961 में, और इसको यूज़ किया था रॉबर्ट लुकस ने 1972 में। ये रैशनल का मतलब है कि लोग पहले से ही जानते हैं कि इन्फ्लेशन रेट इन फ्यूचर में कितना होने वाला है, कितना डिमांड बढ़ेगा, कितना प्राइस बढ़ेगा, कितना कौन से मॉनेटरी पॉलिसी एक्सपेंस नहीं लगाएंगे तो क्या क्या होगा, सब लोगों को पता होता है। लोग अब रैशनल हो गए, लॉजिकल हो गए, इसलिए वो अडेप्टिव लोगों की तरह गलती नहीं करेंगे। वो क्या करेंगे, पहले से ही अपने वेजेस को बढ़ा के रख देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर कितना भी आपका बढ़ता है इन्फ्लेशन, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है, यहाँ पे इन्फ्लेशन है, तो इन्फ्लेशन आपका कितना भी बढ़ जाए अनएम्प्लॉयमेंट उतना का उतना ही रहेगा। मतलब लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व पूरा वर्टिकल रहता है, इन्फ्लेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब इन लॉन्ग रन देयर इज नो ट्रेड ऑफ बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन। ये स्टोरी की तरह आपको बहुत अच्छे से समझ में आ सकता है। थैंक यू।